10 साल पहले जब ये बनी थी पार्टी तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी। अब उस चीज को भूल गए। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के बेलगावी में अपनी भावी रीति नीति निर्धारित करने के लिए महाअधिवेशन कर रही है, तो इधर इंडिया गठबंधन में उसके नेतृत्व और खुद इंडिया गठबंधन के वजूद पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। पीएम मोदी से मुकाबले के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसने बीजेपी को 240 पर समेट कर रख दिया। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का गठबंधन टूट चुका है और दिल्ली की राजनीति में अपनी पुरानी जगह पाने को बेताब कांग्रेस नेता केजरीवाल पर बढ़ चढ़कर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही बताया, तो युवा कांग्रेस ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। इससे बौखलाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत करने और फंडिंग लेने का आरोप लगा रही है। सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने तो कांग्रेस को अजय माकन पर फैसला करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, वरना वो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकालने पर विचार करेंगे। ये बात भी कह दी। जाहिर है इंडिया गठबंधन बिखरने की कगार पर है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि केजरीवाल को कमजोर करके ही उनकी जमीन मजबूत हो सकती है, तो केजरीवाल को लगता है कि अगर कांग्रेस ने अपना आधार वापस पा लिया तो दिल्ली की सत्ता से उसकी विदाई हो जाएगी। हितों के इन टकराव से इंडिया गठबंधन में दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है। ऐसे में शुद्ध सियासत में यह सवाल उठाना जरूरी है कि क्या इंडिया गठबंधन अपना वजूद और प्रासंगिकता खो चुका है? क्या विपक्ष में भी कांग्रेस अकेली पार्टी रह जाएगी? दिल्ली में अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो फायदे में बीजेपी रहेगी या आम आदमी पार्टी? ये तमाम सारे जो सवाल दिल्ली की सियासत से निकल रहे हैं, उनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपनी इस चर्चा में। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया, आम आदमी प्रवक्ता संजीव निगम और पॉलिटिकल एनालिस्ट निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। संजीव जी, कैप्टन साहब आपका, और निरंजन जी आपका, तीनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और सबसे पहले तो मैं भदौरिया जी के पास चलूंगा। भदौरिया जी, आपके पास 25 साल बाद मौका आया है, इसलिए एनी हाउ आपको सत्ता चाहिए, उसके लिए आप सभी दांव आजमा रहे हैं। देखिए आलोक की राजनीति में सभी आते हैं, सभी की अपनी उम्मीदें होती हैं और बिल्कुल हम कोई साधु सन्यासी तो है नहीं। आज देश की नहीं, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। देश में आज केंद्र में भी हमारी सरकार है और देश के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। तो केंद्र में भी अब हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की जो दिल्ली की जनता है वो इतनी त्रस्त हो चुकी है कि जिस तरह से झूठ बोल बोल के 12 साल से दिल्ली की जनता को लूटा गया है, कहीं झूठे बिजली के नाम से, कहीं पानी के नाम से, कहीं शिक्षा के नाम से, मगर ये मूलभूत सुविधाएं धरातल पे कहीं से कहीं नजर नहीं आती। हम भी दिल्ली में रह रहे, आप भी दिल्ली में रह रहे, और आप देख रहे कि दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ तो वहां की रोडें बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में हर गांव में इतनी बेहतरीन रोडें हैं, और अब तो गांव गांव हमने, मोदी सरकार ने जो एक विजन रखा था कि नल से जल, तो दूर ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी पाइपलाइन से नल से जल पहुंचा दिया गया है। ये चीजें हमने अभी लोकसभा चुनाव में देखा था कि ऐसे ऐसे गांव जो कोसों दूर है शहर से, और उनमें नल से जल धड़ाधड़ जा रहा है। तो ये इच्छा शक्ति होना चाहिए आम जनता के हित की बात करने की, उनके काम करने की। वो केजरीवाल में नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का वजूद ही झूठ से शुरू हुआ है। ये अन्ना आंदोलन में आए थे, अन्ना आंदोलन में इन्होंने किस तरह से झूठ बोला कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, और राजनीति में आ भी गए तो कहा कि हम दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मगर भ्रष्टाचार तो खत्म किया नहीं। खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी और खुद पूरी पार्टी को भ्रष्टाचार में डुबो दिया, जो आज दिल्ली की जनता भुगत रही है।
आप देखिए पूरे दिल्ली में आप घूमे आलोक जी, आपको कहीं भी एक सही सलामत रोड नहीं मिलेगी। पूरी रोड टूट चुकी है, गड्ढे खुदे पड़े हैं। और पीने का पानी जो कहते हैं हमने फ्री पानी दिया, अरे मैं दिल्ली में ही रह रहा हूं, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं आता है। आरओ लगाना पड़ा है पानी पीने के लिए, कि शुद्ध पानी पीना है तो आपको आरओ लगाना पड़ेगा या मिनरल वाटर मंगाएं। दिल्ली सरकार ने आज दिन तक 12 साल में शुद्ध एक गिलास पानी का नहीं आप दे पाया। कमिटमेंट कर दिया है, आप कमिटमेंट कर दिया है कैप्टन साहब, आप कमिटमेंट कर दिया है इन्होंने कि अब शुद्ध पानी देंगे अगर दिल्ली की जनता जिताएगी। सर आपके पास आऊंगा, संजीव निगम जी, मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा इस समय कांग्रेस आपकी मुखालफत पर उतरी हुई है। सबसे ज्यादा मुखर कांग्रेस ही आपके खिलाफ देखने को मिल रही है। उनके एक नेता आपके नेता को एंटी नेशनलिस्ट बताते हैं, यूथ कांग्रेस की टीम पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। आलोक जी, ये देखिए खुला जो कहा जाए कि मैदान है, चुनावी मैदान है, चुनावी जंग है, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो ठीक है वो चुनावी मैदान में है, उससे कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। वो चुनावी मैदान में वो जो भी कुछ कहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा, उसका सामना किया जाएगा, और हम कर भी रहे। लेकिन अभी मैं कैप्टन साहब को सुन रहा था, ये मतलब जो बातें बता रहे थे साहब, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत में इतने राज्यों में सरकारें हैं, तो चिराग तले अंधेरा, वो कहावत कहाँ चरितार्थ हो रही है? दिल्ली में चिराग तले अंधेरा, पूरी दिल्ली में वो हालत है कि जो है दिल्ली में महिलाएं, माताएं हमारी जो है घर से निकलना उनका मुश्किल है। आदमियों का, पुरुषों का दिन दहाड़े देख करके पूछ के गोली मार दी जाती। ये लॉ एंड ऑर्डर है। आधी सरकार हमारी है, आम आदमी पार्टी की, और आधी सरकार इनकी है। केंद्र में जो 3 इनको दिए गए हैं वो जिम्मेदारी तो ये निभा नहीं पा रहे हैं और लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। अबे रोहिंग्या का मामला उठा के लिया, रोहिंग्या कैसे आ गए भाई? आप बॉर्डर की भी रक्षा नहीं कर पाए, न रक्षा मंत्रालय कर पाया, न गृह मंत्रालय कर पाया, और आप यहाँ लंबे चौड़े आप बातें कर रहे हो। फिर किस मतलब का इस बातचीत का? इससे क्या फायदा आपकी सरकार का? जो सरकार बॉर्डर नहीं संभाल सकती है, रोहिंग्या वहां से चल करके यहाँ तक का आ गए, इतने स्टेट पार करते हुए, और आप देखते रह गए, आप चौकीदारी करते रह गए और घुस आए। तो उससे कोई फर्क नहीं कितनी सरकारें आपकी जो है कामयाब सरकारें हैं, किस तरीके से सरकारों का आपने गठन किया है, जोड़ के, तोड़ करके, बांट करके, काट करके, सबके सामने। तो वो दिल्ली में करने का मौका आपको नहीं मिला। वो जो आपके जो है अंदर एक टीस और पीड़ा है, वो अभी भी वो सबके सामने जग जाहिर है, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगी। अगर आप दिल्ली के लोगों को कुछ काम करोगे, दिल्ली के लोगों के आंखों के तारे बनोगे, जो कि अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली का बेटा है अरविंद केजरीवाल। ठीक है संजीव जी, आप पानी पीजिए। मैं तब तक निरंजन जी से एक सवाल ले लेता हूं। आप पानी पीजिए, मैं निरंजन जी से एक सवाल ले लेता हूं। निरंजन जी, जो स्थिति बनी हुई है उससे अब ये तो तय माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन तार हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आपके खिलाफ, आप कांग्रेस के खिलाफ, और उससे पहले हम लोगों ने देखा कि टीएमसी भी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही, आरजेडी नेता लालू जी वो भी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व ममता जी को दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर जिस मकसद से इंडी गठबंधन बना था, अब उसको लगता है कि, मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के टूटने का वक्त आ गया है। आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पे। जी देखिए आलोक जी, जिस दिन इंडिया गठबंधन बना था, मैं उसी दिन से बार बार एक बात कह रहा हूँ कि वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर गठबंधन की राजनीति शुरू की, वो दौर हमने देखा है। लेकिन इसके अंदर अब जो जिस तरीके से एक गठबंधन की राजनीति है, आप जो वर्तमान गठबंधन की राजनीति की बात करूं, क्योंकि जो गठबंधन की राजनीति है वो लगभग समझ लीजिए 89-90 के बाद में, दशक के बाद में भारत के अंदर एक जिसको कहते हैं एक जरूरत बन गई राजनीति की। लेकिन अब जो गठबंधन की बात करें हम, उसके अंदर स्वाभाविक गठबंधन की कहीं भी हमें कोई दृष्टि नजर नहीं आती है। और जब भी कोई अस्वाभाविक संगठन गठबंधन होता है तो उसकी उम्र यानी कि उसकी जो परिणति है वो ऐसी होती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए अस्वाभाविक गठबंधन जिसमें कोई विचारधारा का तालमेल ना हो, जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए एक दूसरे के प्रति विश्वास ना हो, जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति भरोसा ना हो, तो आलोक जी उसकी परिणति ऐसा होना ही है। क्योंकि जब स्वार्थ का गठबंधन या यूं कह रहे कि आप अपनी राजनीतिक जमीन बताने का जब गठबंधन करते हैं तो वो
क्षणिक और कुछ समय के लिए होता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले जो इंडिया गठबंधन की कमांड अपने हाथ में ली थी, हालांकि ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, इसके जो निर्माता है या इसके जो फाउंडर है वो नीतीश कुमार कहे जाते हैं, लेकिन उसके बाद में स्वयं नीतीश कुमार ही गठबंधन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे जी। यानी कि जो जनक है वो ही पहले चले गए और उसके बाद में जो ये गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में आया, कहीं ना कहीं आपने लोकसभा चुनावों के अंदर भी देखा होगा कि जहां जहां जिस चीज का जो स्वार्थ बन पड़ा उसने अपने स्वार्थ की सिद्धि प्रथम रखी। चाहे इसके अंदर आप पश्चिम बंगाल की देखेंगे तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से आपने देखा होगा पहले कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर करी और उसके बाद में 2 से भी हटा दिया। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने अपनी शर्तों के ऊपर अपनी इच्छा अनुसार सीटें दी और अपनी जितनी उसकी इच्छा थी उतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बाधित किया। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आई, जिसका उनको कोई लाभ नहीं हुआ। और अब जो वर्तमान की बात करें तो क्योंकि जो गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही राजनीतिक स्टैग लेकर के अपने आप को उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन बनाई है। अब वो नहीं चाहते कि कांग्रेस दोबारा से पुनर्स्थापित हो, दोबारा से पुनर्जीवित हो। आज अगर कांग्रेस की बात करें हम दिल्ली के अंदर तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं, मेरी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, राष्ट्रीय लेवल के नेताओं से, तो इस बार जिस तरीके से राजनीति कर रही है कांग्रेस, उन्होंने जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो अपने 21 उम्मीदवारों को उतारा, सारे के सारे दिग्गज उम्मीदवारों को उतारा, उसके पीछे रणनीति ये है कि अभी तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस लड़ रही थी, अब कांग्रेस की रणनीति है कि पहले केजरीवाल को निपटाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ने यहाँ कांग्रेस की सारी राजनीतिक जमीन अपने अंदर समेट ली, तो कहीं ना कहीं पहले तो इसीलिए जिस तरीके से संदीप दीक्षित की बात करूं या जिस तरीके से देवेंद्र यादव जी की बात करूं, अपने कद्दावर नेताओं को इन्होंने मैदान में उतार दिया। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि अब कांग्रेस अगर यहाँ से रिवाइव करती है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। कैप्टन साहब, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप और कांग्रेस जो लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़े थे वो सबसे बड़े दुश्मन बने हैं, तो ये ऐसे में ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है दिल्ली को एक बार फिर जीतने का। 25 साल बाद आपके पास ये मौका आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है अपने मुद्दों पे लड़ती है, राष्ट्रवाद पर लड़ती है, जनता के हित की बात करती है। तभी हमने जगह जगह सरकार बनाई। आपने देखा होगा कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि अब की बार जो है ना हम यहाँ 100% सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि हमारी 2 बार की इनकम्बेंसी थी, वहां पर 2 बार हम सरकार चला चुके थे। फिर भी कांग्रेस ने पूरा जो है ना वहां जोर लगा दिया। और जो केजरीवाल जी है, ये तो वहां गए, जब हरियाणा में गए थे उन्होंने कहा था मेरी तो जन्मभूमि है, मैं तो यहाँ का बेटा हूँ, मैं जो है ना यहाँ की बार सरकार हम बनाएंगे। मगर हरियाणा की जनता पहचानती है कि केजरीवाल से बड़ा झूठा घोटालेबाज ऐसा कोई होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को नहीं चाहिए ऐसा झूठा और ऐसा घोटालेबाज जो कहता कुछ है करता कुछ है। तो सारी सीटों पे जमानत जब्त करा दी। आप देखिए, और तो और एक सीट मिलना तो बहुत बड़ी बात है, कहीं ये अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो वही स्थिति अब हरियाणा की जनता ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में रह रही है, यूपी की रह रही है, बिहार की रह रही है, थोड़े थोड़े सभी जगह के। अगर हरियाणा पड़ोसी राज्य है जहाँ के ये बेटा है, तो वही जनता कह रही है कि ये सबसे बड़ा झूठ और घोटालेबाज आदमी है, इसने हमें 10-12 साल से चला है, अब चलने का मौका नहीं देंगे। तो देखिए वो एक कैसी योजना लेके आ गए आलोक जी कि अब 10 साल सोए रहे, याद नहीं आई, अब कह रहे हैं कि हम जो है ना महिलाओं के फार्म बना रहे हैं, उन्हें 1000 रुपए देंगे। अरे 10 साल कहाँ थे, 5 साल ही पहले याद कर लेते। हमने तो महाराष्ट्र में घोषणा की थी 6 महीने पहले, और चुनाव आते आते हमने महिलाओं के खाते में 3-3 किस्तें डाल दी, चुनाव से पहले डाल दी। और इन्हें चुनाव से पहले कुछ याद नहीं था। जब देखा कि अब की बात जनता हमें नकार रही है, तो एक नया स्वरूप लेके आए, झूठ बोल रहे, जबकि उस विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी कोई योजना नहीं है। एलजी ने कह दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
तो ये आदमी कितना झूठ बोलेगा, कितना बेवकूफ बनाएगा। दिल्ली की जनता समझदार है, बुद्धिजीवी है, जानती है। आप कुछ लोगों को बना सकते हो जो ना समझ रहे हैं, सब जनता बेवकूफ नहीं है कि 5 साल तुम्हारे पास कोई योजना नहीं थी महिलाओं के लिए और चुनाव आ गए तो महिला के लिए योजना है। तो ये वो आदमी है वोट लेके और झूठ बोल के और भाग जाना। तो अब नहीं चलेगा। दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से अब की बार बनाने जा रही है। इनके मंसूबे ठंडे पड़ जाएंगे और केजरीवाल कुछ दिन के मेहमान है कोर्ट की मेहरबानी से आज वो बाहर है और भी उनके नेता हैं और कोर्ट हो सकता है बहुत जल्दी इनको दोबारा फिर जेल में ट्रांसफर करने वाला है, क्योंकि जमानत पे है, वो वहां से बरी होके नहीं आए। जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को शराब में डुबोना चाहता, देखिए लोग तो कहते हैं कि शराब कम पी जाए, ये शख्स ऐसा है कह रहा था एक पे फ्री बांटो, गली गली में हाथे खुलवा दिए और तो और महिलाओं के भी बार खुलवा दिए कि महिला भी पियो। मतलब क्या सोच थी दिल्ली को बर्बाद करने की। मतलब दिल्ली की जनरेशन को बिल्कुल एक शराबी कबाड़ी इस तरह से बनाना चाह रहे थे। तो दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये आदमी नहीं है, ये बिल्कुल दिल्ली का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। जी ठीक है भदौरिया जी। संजीव निगम जी, 6 महीना पहले हम लोग देखते थे इसी दिल्ली की धरती में मोहब्बत की दुकान के किरदार हुआ करते थे। केजरीवाल जी, राहुल जी, ये सारे किरदार होते थे। आज मैं एक बीजेपी सांसद सुधांशु जी हैं, उनका बयान देख रहा था, उनका बाइट देख रहा था, उसमें उन्होंने इसी पर टिप्पणी की कि 6 महीने में ही मोहब्बत की दुकान बिखर गई, मोहब्बत की दुकान के किरदार बिखर गए। ठीक बात आप जो कह रहे हो, तो वो कभी 6 महीने में बहुत सी चीजें बदल जाती है। हम उस समय जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे सामने ये थे कैप्टन साहब, इनको मुझे हटाना था और उसमें हमने सफलता भी अर्जित की। क्या सफलता अर्जित की? आप तो 7 की 7 सीट हार गए। आप 7 की 7 सीट दिल्ली में हारे। हमने आपको 272 नहीं पहुंचने दिया, 272 नहीं पहुंच पाए, आपको 240 पे भरोसा करना पड़ा। हमने आपको अयोध्या जिसका डंका हमने वहीं पर आपको शिकस्त दी, हमने वहीं पटकनी दी। जहाँ इनकी सरकार थी वहां पर जो हमें रोक नहीं पाए। सुनिए, नहीं आप गठबंधन की बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अभी जो आलोक जी ने प्रश्न किया कि 6 महीने पहले आप गठबंधन में थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, उसी का जवाब देना है आपको, उसी का जवाब देना है जी। हमने गठबंधन में अपनी कामयाबी हासिल की, गठबंधन ने। अब ये बहुत साफ है, इसमें कोई हमें आपको छुपाना नहीं है। हम विधानसभा चुनावों में गठबंधन में नहीं है, अलग अलग पार्टी, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कैप्टन साहब की पार्टी, तीनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अपनी अपनी बात मजबूती से रख रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं रख रही है, पहले भी रखा है और सबका सबके सामने आ गया है। हमारा है वो हमारे सामने आएगा। भाई इनके पास तो ना कोई नेता है, कैप्टन साहब के पास ना कोई विजन है। अगर कोई नेता हो तो ये लोग क्या वो साहब लेंगे मोदी जी, तो मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके मुख्यमंत्री बनने आएंगे। आपके पास एक भी नेता नहीं है। इससे पहले अगर कभी कोई हो तो आप बता दो। जी ठीक है संजीव जी, आपके पास आऊंगा। निरंजन जी, ये सवाल बार बार उठता है कि दिल्ली की राजनीति में बीजेपी के पास सीएम फेस नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार जो चर्चा हो रही है उसमें से केजरीवाल जी ने जो कहा है उस पर शायद कुछ दम नजर आती हो कि प्रवेश वर्मा को दिल्ली के सीएम फेस के तौर पर उतारा जाए। लेकिन अभी सारी चीजें बीजेपी ने स्पष्ट नहीं की हैं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल जी बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या कमजोर करने वाली बात नहीं है कि उनके पास सीएम फेस एक मजबूत चेहरा नहीं है? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा समय देके चलिएगा। मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ती है या दिल्ली की जो राजनीति करती है, ये मेरे समझ से परे की चीज है। मैं उस चीज में जब विश्लेषण करता हूं तो मैं देखता हूं पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति करने के लिए जाती है तो विपक्ष अपने पिच पे खेलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जब वही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की रंग में आती है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के पिच पे खेलना चालू कर देती है, जिसका नुकसान इनको बार बार उठाना पड़ता है।
और रही बात चेहरा और जिस तरीके से नीति और रणनीति की, तो निश्चित रूप से आप इस चीज को मान के चलिए कि दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत ये है कि दिल्ली के अंदर उसके पास बहुत वरिष्ठ और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली भाजपा गुटों में बटी हुई है, या यूं कहें कि जिस तरीके से यहाँ पे खेमेबंदी चलती है, ये सर्वविदित है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और इस बार का चुनाव थोड़ा सा मुझे अलग नजर आ रहा है, या कुछ जिसको कहते हैं हट करके नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज और आम आदमी पार्टी की बॉडी लैंग्वेज में भी आपको एक चीज दिखाई देगी कि वो भी अपने आप को मुसीबत में फंसे हुए देख रहे हैं। उनको ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि उनको अपने राजनीतिक रूप से संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। उसके दो तीन बिंदु मेरी समझ में है। पहला बिंदु ये है कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी की 3 यूएसपी थी, यानी कि उनके तर्कस में 3 चीज जो जनता को सीधा प्रभावित किया करते थे। पहला कि ईमानदार राजनीति, दूसरा अलग प्रकार की राजनीति, और तीसरा फ्री बीज की बात। तो इस बार जो चुनाव है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जो 2 तीर जो पहले वाले थे, यानी कि ईमानदार राजनीति, वो कहीं ना कहीं उनके अब ये मेरे हिसाब से वो नकाब उतर चुका है। और दूसरा जो अलग प्रकार की राजनीति, कहीं ना कहीं जनता उस अलग प्रकार की राजनीति से भी आगे जा चुकी है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद में जिस तरीके से केवल और केवल एलजी की तरफ उंगल कर देनी, अगर कोई समस्या है कभी हरियाणा पे डाल देना, कभी यूपी पे डाल देना, कभी किसी और पे डाल देना, कभी हिमाचल पे डाल देना। तो कहने का तात्पर्य है जनता ये चीज भी देख चुकी है कि ये रोंदू राजनीति जनता कहीं से कहीं तक पसंद नहीं करेगी। केवल एक चीज बची और वो है फ्री बीज की राजनीति। अब वो कितनी असरकारक होती है, कितनी आगे जाकर के प्रभावित होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक का मैं जो चुनाव अभियान देख रहा हूं या चुनाव प्रचार देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी वही गलतियां दोबारा से कर रही है जो इन्होंने 15 में करी थी, जो इन्होंने 20 में करी थी। कहीं ना कहीं वो की वही गलतियां मुझे करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जमी जमाई पिच पे कहीं भारतीय जनता पार्टी हिट विकेट ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मुझे लगता है जी कि भारतीय जनता ठीक है पार्टी को निरंजन इस बार जी, एज मिलने की संभावना है। ठीक है निरंजन जी। भदौरिया जी, कांग्रेस ने जिस अंदाज में इस समय आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे कहीं कांग्रेस माइलेज ना ले ले, क्योंकि कांग्रेस ही इस समय, बीजेपी के नेता इतना मुखर, इतनी तगड़ी मुखालफत करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता केजरीवाल को एंटी नेशनलिस्ट बता रहे हैं, राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। यदि ऐसा हुआ ना तो निश्चित ये मानिए कि आप तीसरे नंबर पर रहेंगे दिल्ली में। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के ऊपर चुनाव लड़ती है। जिस तरह से हमने लोकसभा का लड़ा, जिस तरह से हमने अन्य राज्यों के चुनाव लड़े, और हमने रही बात नेता की, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी हमने नेता घोषित नहीं किया था, हमने मध्य प्रदेश में भी नेता घोषणा नहीं की थी, हमने राजस्थान में भी नहीं करी थी, हमने महाराष्ट्र में भी नेता की घोषणा नहीं करी थी। मगर हमारी सरकार बनी, उसके बाद हमने वहां का मुख्यमंत्री भी गठित कर दिया कि किसको लगाना है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा संगठन है जो इन पार्टियों के पास नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ एक परिवार, एक की पार्टियां हैं। तो ये इनका अपना अकेला डिसीजन होता है। जैसे कांग्रेस है, वहां सोनिया और राहुल जो चाहेंगे वही होगा। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल कहेंगे वो होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं कहता, यहाँ बहुत बड़ा संगठन है और संगठन बैठ के डिसाइड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी एक शक्ति है, संगठन है। ये पार्टी का एक वजूद है। एक पार्टी जो है ना रोड मैप बना के चलती है, इन लोगों की तरह कपड़े नहीं फाड़ती। आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले जब इनका गठबंधन बना था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंच से कहा था कि चुनाव के बाद देखना ये पार्टियां एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगी, और आज देख लो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैसी परिस्थिति हो गई संजीव निगम जी, बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति हो गई है। दूसरा सवाल ये कि आपके ऊपर हमेशा दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर ये एलिगेशन रहता है कि आपके पास विकास का कोई विजन नहीं है, आप सिर्फ फ्री बीज की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति करते हैं। अच्छा आप ये बताएं आलोक जी, अभी जो महाराष्ट्र में शिंदे साहब ने लाडली बहना के तहत पैसा दिया वो क्या है, या मध्य प्रदेश में मामा जी दिया करते थे वो क्या है, या किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से पैसा जाता है वो क्या है। मतलब कमाल की बात है, हद हो गई।
आम आदमी पार्टी की सरकार अगर मदद करती है अपने राज्य के लोगों की, जो पिछड़े हैं, जो पीछे थे, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो वो फ्रीबीज हो गई। और जो केंद्र सरकार दे रही है वो सम्मान हो गया। मतलब आपको कहते हुए लोगों को शर्म नहीं आती? शिंदे साहब कहां से बांट रहे हैं? क्या कर रहे हैं शिंदे साहब? ठीक है संजीव जी भदौरिया जी 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए इसका, चूंकि वक्त कम है। भदौरिया जी आप ही जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में इसका। ठीक, देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है तो सरकार रहते हुए करती है, और सरकार होते ही इनके ऊपर जो है ना काम शुरू कर देती है। जैसे हमने महाराष्ट्र में घोषणा करी थी सरकार रहते हुए, और सरकार जब चुनाव आया तब तक हमने 3 किस्तें खातों में डाल दी थी। इसी तरह से हमने सुने इसी तरह से सुने डिबेट को वो ना करें, डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह से हमने मध्य प्रदेश में घोषणा जब करी थी तो सरकार रहते हुए करी थी, और चुनाव से पहले वो काम शुरू हो गया था। इसी तरह से हमने जो केंद्र की जो योजना किसानों को दी है, सवाल ये है ही नहीं है। सवाल ये तो आप अपने टाइम बोलते हैं, अरे अपने डिबेट को डिस्टर्ब ना करिए। गलत बात आप कर रहे हो। सवाल तो अपने टाइम बोलते ना, तो सवाल है आप पहले वो बात सवाल तो आपके है कि क्या है ये बताओ ना। अरे आपके पास सवाल कुछ है ही नहीं, कहोगे क्या? सवाल है ही नहीं, इसीलिए तो बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। सवाल होते तो डिस्टर्ब थोड़ी करते। ठीक है वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ठीक है भदौरिया जी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका शुक्रिया करूंगा। संजीव जी आपका भी शुक्रिया करूंगा। पोद्दार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। इंडिया गठबंधन में झगड़ा सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं है, बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के बीच भी है। इन सब दलों को लगता है कि बीजेपी से लड़ाई तो ठीक है, लेकिन उनके राज्यों में अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो इसका सीधा असर उनके आधार पर पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में दोस्त दलों का मजबूत होना भी किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहरहाल शुद्ध सियासत में इतना है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार। दस साल पहले जब ये बनी थी पार्टी तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी। अब उस चीज को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी?